lovely students, how are you all? This is Mansi. Welcome back to the channel. डर लग रहा है मुझे पता है और इसीलिए मैं आई हूँ ताकि आप लोगों के डर को छू मत गिली गिली छू करके भगा दूँ मैं, ठीक है। अब मुझे पता है बच्चे डर लगना या नींद ना आना या बहुत ज़्यादा टेंशन और खासकर मैथ्स के पेपर में, क्योंकि बाकी सब पेपर में क्या लगता है कि यार कुछ ना कुछ बना के लिख लेंगे, लेकिन अगर आप मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हो तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने सारा सिलेबस किया है, एनसीईआरटी अच्छे से करी है, चाहे एंड टाइम पे करिए, चाहे स्टार्टिंग से करते हो आ रहे, पर्याप्त सीरीज के सारे क्वेश्चन करें, स्पेशली बार बार पर्याप्त सीरीज में मेंशन करती हूँ क्योंकि उसमें मैंने प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चन सभी ले लिए जो फाइनल रिवीजन के सेशंस बने। अगर आपने वो सारी वीडियोस देखे हैं सो आप लोग प्लीज टेंशन मत लो, पेपर कहीं बाहर से नहीं आएगा और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है बेटा। हर बार जो हमारे पास टॉपिक्स हैं वो सेम ही होते हैं, क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत घुमा देते हैं, अदरवाइज वही क्वेश्चंस आते हैं। मैं बार बार बहुत जगह देखती हूँ कि आप लोग बेकार में ना ओवर द टॉप जाके डर जाते हो कि यार पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। क्यों? ये कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ थोड़ी है, सिंपल अपना नॉर्मल रखो खुद को यार। तुमने प्रैक्टिस कर ली, तुमने सब कुछ कर लिया, अब बस तुम्हारा काम हो चुका। मेहनत जितना काम तुम्हारा है, हार्डवर्क तुम कर चुके हो, अब तुम्हारा फाइनल डे है जो वहां पे करके आओगे, बाद में उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो जितनी मेहनत करनी थी, जो मोटिवेशन तुम्हें चाहिए था हार्डवर्क के लिए, वो तुम ले चुके हो, वो तुम कर चुके हो, ठीक है। तो डरने से कुछ नहीं होगा, डरने से सिर्फ एक चीज खराब होगी बच्चे, वो ये कि तुम जितनी मेहनत कर रहे हो ना, अगर पेपर में तुम डर गए तो बहुत सारी चीजें ब्लैंक आउट हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें भूल जाओगे। तो मैं ये नहीं चाहती कि मेरे प्यारे बच्चों ने जो इतनी पूरे साल लग के मेहनत करी है, लास्ट में बस वो पैनिक मोड में आके चीजें उनके दिमाग से निकल जाएं, जो सिंपल क्वेश्चंस भी हैं उनको गलत कराएं। तो मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमें डरना नहीं है बच्चे। 10th क्लास को बस क्योंकि बोर्ड है इसलिए डरा दिया जाता है, बट ये सिंपल एक क्लास है। जैसे अभी तक एग्जाम्स हुए, जैसे 10th के अभी तक एग्जाम्स हुए, वैसे ही एक एग्जाम है, ठीक है। कोई आपकी बुक के बाहर से, सिलेबस की बाहर से क्वेश्चन नहीं दे देगा। जो आप चीज़ों से गो थ्रू करें, जो क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करी है लगातार, उसी में से आएगा, ठीक है। आई रियली वो बच्चे मेरी बातें आपके दिमाग में जा रही होंगी और आपके दिमाग को शांत कर रही होंगी, ठीक है। कुछ थोड़े बहुत टिप्स डिस्कस कर लेते हैं जो आपके काम आएगा, जैसे कि ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस। एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये चीज़ गड़बड़ नहीं करनी हमने कि क्वेश्चन पेपर पढ़ा, देखा हमने और सोचा ये क्वेश्चन और कहीं से भी रैंडम क्वेश्चन करने लग जाओ। ऐसे मत करना, एक सेक्शन को एक साथ करना है। सेक्शन नहीं कर रहे हो, उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस है, लगातार वही करने हैं, क्योंकि जब भी जो भी चेकर होता है ना, उसके पास सिर्फ आपकी कॉपी नहीं है, उसके पास बहुत सारी कॉपीज हैं। अब वो उसको जितना इरिटेट करोगे ना, यार ये कितने नंबर, कौन सा क्वेश्चन कर है, 2 नंबर का है, 4 नंबर है, क्या कर रखा है, जितना इरिटेट होगा वो सारी फ्रस्ट्रेशन आपके पेपर पे निकलेगी। जितनी सुंदर साफ शीट्स होते हैं, आई एम टेलिंग यू, टीचर्स इतनी सारी शीट्स चेक कर करके थक जाते हैं कि जब कोई सुंदर शीट आती है ना, तो उनका पहला जजमेंट ही हो जाता है कि यार बच्चा इंटेलिजेंट है, इसको सब आता है, तभी इतनी प्यारी शीट आई है हाथ में। और जितनी कुचल वाली शीट्स और ऐसी बस रफ वक्त पेल रखा है, सब जगह कर रखा है, वो हमें नहीं करना। हमें सामने जो चेकर है उसको इरिटेट नहीं करना, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस का ध्यान रखना है, सेक्शन एक एक करके लेने हैं एंड उस सेक्शन को कंप्लीट करके नेक्स्ट सेक्शन में बढ़ना है, ठीक है। अभी एक लास्ट में एक चीज बताऊंगी, कभी कोई बीच में क्वेश्चन गलत हो जाए तो क्या करना है, वील डिस्कस दैट। रफ वर्क, अब मैथ्स के पेपर में रफ वर्क बहुत जरूरी है। तो कोई भी ऐसा नहीं करेगा जैसे हमें रजिस्टर्स में आदत है, यहाँ पे काम चल रहा है इधर कर दिया, ठीक है। या तो अगर आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, आंसर शीट की जो लास्ट शीट है ना, उसको रफ वर्क की तरह यूज करो। उससे क्या होगा, आपकी पूरी शीट जो है साफ सुथरी लगेगी, सिर्फ सॉल्यूशन दिखेंगे, ठीक है। या फिर जैसे जो हमारा ट्रेडिशनल वे है, साइड में लाइन डाली और साइड में वो करो, बट उस रफ वर्क को इतना गंदा नहीं शीट को कर देना कि टीचर को लग रहा है कि क्या गंदी सी शीट आई है ये, ठीक है। तो रफ वर्क के लिए ईदर यूज द बैक साइड ऑफ द आंसर शीट, अदरवाइज आप रफ वर्क के लिए कॉलम बना लो, ठीक है। कॉलम को लेकिन फिर अगर कॉलम बना रहे हो तो नीट रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर बैक पे कर रहे हो तो जैसा मर्जी कुचड़ पुचड़ गंदा रफ वर्क करोगे, कर चला जाएगा, क्योंकि टीचर वो देखेगा ही, उसको पता है पूरी शीट रफ वर्क की है, ठीक है। आगे हम क्या देखते हैं बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास चीज है कि रीडिंग। जो स्टार्टिंग के 15 मिनट निकलते हैं ना, सो बाकी पेपरों में तो हम कहते हैं कि चलिए यार पढ़ लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आए। मैथ्स में लगता है वो तो जब क्वेश्चन करना शुरू करेंगे तब पता चलेगा। नहीं, आपको वो 15 मिनट मिले, आपको क्वेश्चन रीड करना है। मैथ्स के पेपर में 1-1 मिनट जरूरी है, क्योंकि देखो एक तो चीज है कि टाइम मैनेजमेंट करोगे, अभी इसके बाद हम टाइम मैनेजमेंट की ही बात करने वाले हैं। एक तो टाइम मैनेजमेंट है कि इतने क्वेश्चंस आपको इतने घंटे में कंप्लीट करने हैं। मैथ्स में कैलकुलेशन की वजह से ना कभी कभी हो सकता है भाई तुमने किसी क्वेश्चन को 5 मिनट दिए पूरे या 10 मिनट में सॉल्व किया
और बाई चांस यू रियलाइज कि शिट यार फॉर्मूला गलत लगा दिया या यहाँ पे गड़बड़ होगी, तो हो सकता है पूरा काट के आपको 10 मिनट और देने पड़े उस क्वेश्चन को करने के लिए। इसलिए एक एक मिनट आपका कीमती है। स्टार्टिंग की जो 15 मिनट मिले ना उसको यूटिलाइज कर लो, एनालाइज कर लो कि हमें कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है, कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना है। यूजुअली हम सोचते चल सेक्शन ए से स्टार्ट कर लेते हैं, बट सेक्शन ए भी टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो सेक्शन ए से स्टार्ट बिल्कुल करो, लेकिन टाइम मैनेजमेंट साथ साथ। ये नहीं कि सेक्शन ए शुरू कर लिया, स्टार्टिंग के 1.5 घंटा ही निकाल दिया, सेक्शन ए पे ही बैठे हुए हैं, ऐसे नहीं करना, क्योंकि है वो एक एक नंबर के क्वेश्चन, लेकिन उसमें भी टाइम लगता है कैलकुलेशंस में, ठीक है। तो हमें अच्छे से टाइम को मैनेज करते हुए चलना है और एक एक मिनट हमारा इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। सो अब हम ना फटाफट से ना लास्ट में एक, अरे आगे बढ़ जा भाई, एक आंसर शीट लेके आई हूं मैं आप लोगों के लिए, जो टॉपर की है, जो लास्ट ईयर जिस बच्चे ने टॉप किया था उसकी आंसर शीट है। उसने क्या क्या अच्छी चीजें करी, हम उससे क्या क्या सीख सकते हैं, लेट्स सी। सो देखो पहले सेक्शन है, उसने सोचा भाई अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे ये बच्चों की मैं क्लियर कर दूं, बहुत बच्चों को डाउट रहता है क्योंकि सेक्शन में भी क्वेश्चन रहते हैं जिसमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है। सो हम सोचते हैं फॉर्मूला वगैरह कुछ यहाँ पे लिख देंगे, आधा नंबर मिल जाएगा। नहीं, जब एमसीक्यू के क्वेश्चन आ रहे हैं आपको सिर्फ करेक्ट आंसर के 1 मार्क मिलने। आई शुड नॉट से दिस एज अ टीचर, बट यहाँ पे लिखा है इसका बी पार्ट है, 2 आंसर है। ये अगर आपने चीटिंग करके भी लिखा है, इसकी कैलकुलेशन कहीं पे भी नहीं है, तब भी आपको 1 मार्क मिलेगा। ऐसा मत सोचना कि आंसर पता नहीं सही है, लेकिन मैं फॉर्मूला लिखा तो मार्क्स मिल जाएंगे। एमसीक्यू में सिर्फ करेक्ट आंसर के मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से कितनी तमीज से लिखा हुआ। अब मैं बता रही हूँ ना, ये कोई भी शीट अगर आई है, अगर मैं एक चेक करूँ, मैं ये शीट देख रही हूँ, तो पहला इंप्रेशन ही कितना अच्छा जा रहा है कि भैया पता चल रहा है बच्चा पढ़ के आया है घर से, समझ रहे हो। अब इसके बाद देखो असर्शन रीजन में ध्यान रखना, पूरी स्टेटमेंट लिखना, ये मत करना कि हाँ ए पार्ट है डी पार्ट है, खुद देखते रहो ए पार्ट क्या होता है डी पार्ट क्या होता है। ऑलरेडी मेरे ख्याल से वो जो चेकर है उसको याद हो ही जाते हैं, बट क्यों, हम करेंगे ना, हम उनकी हेल्प करेंगे ना। आंसर्स हमने सारे लिखने, हमने ये नहीं करना सी बी डी ए, ऐसे नहीं, पूरा लिखो सी और ये आंसर, बी ये आंसर, ठीक है। सो इस चीज का ध्यान रखना है सेक्शन ए में। उसके बाद बच्चे ने आराम से लाइन डाली, पूरा मेंशन किया, अब सेक्शन बी स्टार्ट करें एंड देन एक एक करके क्वेश्चंस कितनी साफ सफाई से क्वेश्चंस करे गए हैं। देन जो भी, ये बात बड़ी वो बेसिक सी लगती है कि फिगर जैसे क्वेश्चन पेपर में दे रखी है, अगर हम वही कॉपी कर रहे तो पेन से बना दी, नहीं, फिगर्स हमेशा किससे बनेंगी बच्चे, पेंसिल से बनेगी। बड़ी बेसिक चीज है कि मैम ये तो बच्चों वाली बात है, ब्लू पेन यूज करें, ब्लैक पेन यूज करें, पेंसिल्स यूज करें, लेकिन हर चीज का इंपैक्ट है। ये जो आपकी फिगर्स है सारी पेंसिल से बनेगी, ट्राई करना है। अगर सबसे मेन चीज, अगर तो कंस्ट्रक्शन करो तो अब तो शॉर्ट फिगर बनाओगे तभी बता पाओगे भाई ये चीज कंस्ट्रक्शन करिए। अगर ऐसे फिगर वाले क्वेश्चंस करें, कंस्ट्रक्शन नहीं भी है, मैं नहीं कह रही कि बिल्कुल परफेक्ट बनाओ, लेकिन फिगर बना देना, क्योंकि तुम क्वेश्चंस ऐसे लिखोगे ना एंगल ओ ए सी ए, वो तो भैया टीचर को साथ में जो चेक करे उसको दिख जाना चाहिए कि हाँ इस एंगल की बात हो रही है, ये हो रहा है, ठीक है। सो जो भी फिगर वाले क्वेश्चन है उसकी फिगर्स बना देना क्वेश्चन में। हाँ मतलब ये मत करना कि भाई सर्कल बना दिया, ओ ये लाइन टेढ़ी हो गई, रब करके लगे हो या 10 मिनट तक लाइन लगाने, ये नहीं करना। फिगर बना देनी है, नेमिंग करेक्ट कर देने कि भैया मैं यहाँ पे यूज करने वाले हूँ, सो चेकर को साथ साथ वो दिखेगी, ठीक है। ये गुड पॉइंट लगा मुझे। और बाकी ये देखो, ये यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो गया, पता कब चला होगा, जब रिवीजन करी होगी। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो, लास्ट में रिवीजन का टाइम निकले तो बहुत अच्छी बात है, बच्चे कहीं छोटी मोटी की गलती कर रखे होगी, रिवाइज होकर ठीक हो जाएगी वो। तो बच्चे ने पूरा सिंगल लाइन से इसको कट किया, ठीक है, नेक्स्ट पेज तक गया था, पूरा सिंगल लाइन से कट किया। वैसे तो यहाँ मेंशन कर देना चाहिए था, बट जहां कट किया वहीं ऊपर मेंशन कर दिया कि क्वेश्चन 25 सॉल्व्ड एट द एंड ऑफ द पेपर, कि भैया कोई भी चेकर को जरी सी भी असहूलियत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पे कर दिया, फिर देन क्वेश्चन रिपीट कर दिया, कहीं करेक्शन है उसको हाथ कट कर दिया। सो इस तरीके से नीटली आपको करना है। भैया शीटें जितनी मर्जी दो, कोई पैसे नहीं मांग रहा। सो देखो इस तरीके से आपकी भी जो शीट है वो होनी चाहिए। लास्ट में जो बचा कट कर दिया, एक्स्ट्रा ग्राफ था उसको कट कर दिया, एंड यहाँ पे आप देखोगे थ्रू आउट आपको बहुत साफ सुथरी एक शीट दिख रही है। हमें भी जब हम कल अपना पेपर करेंगे इतनी ही प्यारी सी साफ सुथरी सी शीट बना के आनी है। गलतियां होना बहुत बेसिक है, ये मत सोचना अरे भाई कुछ बच्चे मेरा पहला क्वेश्चन ही गलत हो गया कितना गंदा इंप्रेशन जाएगा। नहीं, आपने उसको नीटली कट किया, आपने उस क्वेश्चन को आगे कर दिया, इन्फॉर्म कर दिया, लिख दिया, साफ सुथरा काम करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड अगर आपको लगता है यार मेरी हैंड राइटिंग ही गंदी है, ये वो है,
तो कोई बात नहीं, हैंडराइटिंग अगर गंदी भी है तो रफ वर्क मत करना। पहली बात तो अगर हैंडराइटिंग गंदी है साइड में रफ वर्क मत करना, बैक पे करना, ठीक है। और जैसे एक स्पेस दे दे के लिखोगे तो गंदी हैंडराइटिंग भी होगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। हैंडराइटिंग तो रातों रात चेंज होनी नहीं, बट हम उसको अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आई नो आप लोग डरे हुए हो, मुझे भी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है कि यार कोई भी बच्चा ना, मुझे बस मैसेज जब आते हैं, कमेंट्स आते हैं ना, मुझे ये पढ़ के बहुत बुरा लगता है कि मैम मैं ब्लैंक आउट हो गया था या मुझे बहुत डर लग रहा था। बस डरो मत, तुम्हारे हाथ में ना डरना है। और हर बार मैं ये चीज बोलती हूँ, हर अपने बच्चे को बोलती हूँ, पेरेंट्स को भी बोलूंगी। देखो जो पेरेंट्स थोड़ा सा प्रेशराइज भी कर रहे हैं, आपके बच्चे ने जितनी मेहनत करनी थी, जो करना था वो कर चुका है। अब टाइम है आपके सपोर्ट का। आपने उनको गुस्से में कहा, प्यार से कहा, समझाया, उन्होंने आपकी बात मानी, जितनी मेहनत करनी थी वो अभी तक कर चुके हैं। अब कल पेपर देने जाना है, एक दिन में एक रात में कुछ नहीं ऐसा कि भैया कुछ ऐसा आप गुस्सा कर दोगे तो वो घोल के पी लेंगे और अगले दिन बहुत अच्छा कराएंगे। जितनी मेहनत करनी थी वो बच्चे कर चुके हैं। आप पेरेंट्स, आप लोगों को उनको सपोर्ट करना है। कुछ भी रिजल्ट हो, अच्छा रिजल्ट आए, बुरा रिजल्ट आए, उन्होंने अपने हिस्से की मेहनत कर ली है। अब जो भी रिजल्ट हो आपको ओपन आर्म से एक्सेप्ट करना चाहिए, सब बच्चों को भी और सभी पेरेंट्स को भी। ये बात ध्यान रखनी है कि ये सिर्फ 10th क्लास है, ये कोई वर्ल्ड वॉर इशू नहीं है कि अगर आपका नंबर एक कम रह गया या अगर आपके नंबर 60 आ गए 90 की जगह तो बहुत बड़ी दुनिया में प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, लाइफ जस्ट गोज ऑन। जब आज से आप 10 साल बाद, 5 साल बाद पीछे मुड़ के देखोगे, 10th क्लास की मार्क्स ठीक है स्ट्रीम लेने में मैटर आपको कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि बहुत लाइफ चेंजिंग हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है मेहनत नहीं करी, मेहनत हम कर चुके, पेपर हम अच्छे से दे के आएंगे, लेकिन रिजल्ट ये समझेंगे अपने हाथ में नहीं है। क्या बोला था कृष्ण जी का, क्या होता है कि आपने क्या करना है, कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी। तो हम भी अपनी तरफ से अपना कर्म करेंगे, हमने मेहनत कर ली, अच्छे से पेपर दे के आएंगे, ये हमारा कर्म है, फल जो भी होगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, माय लवली लवली स्टूडेंट्स, आई नो ये मेरा लास्ट सेशन है आप लोगों के साथ और इसके बाद हम लोग शायद नहीं मिलने वाले, बट इट्स ओके। ऑन अ गुड नोट बाय करेंगे अच्छे से एंड आई रियली होप, बस मैं ये नहीं चाहती कि आप डरो। तो अगर कोई भी बच्चा डर रहा है प्लीज आप डरो मत यार, सब अच्छा कर लोगे, सब अच्छा हो जाएगा, ठीक है। सो अब वैसे तो मैं हमेशा बोलती थी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, बट इस बार जाओ जी लो अपनी जिंदगी, अब नहीं मिलेंगे अगली वीडियो में। सो फिर कभी इधर उधर कहीं रील्स पे कहीं वीडियोस में शायद मैं आपको दिख जाऊं। तब तक के लिए बाय एंड ऑल दी वेरी 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 बेस्ट।